नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2020 का जो यूपी पीसीएस का पेपर है ना, वो डिस्कस करेंगे, उसका जीएस पेपर। देखो, इसके पहले हम लोग 2023, 22, 21 की डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं और इस वीडियो में 2020 वाले को अच्छे से देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं, पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। तो जो ट्रांस हिमालय नदी है ये है आपकी सतलज। ठीक है, सतलज, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे भैया ये ट्रांस हिमालय क्या होता है। देखो, आपने अपने यहाँ पे भारत में हिमालय की रेंजेस देखी होंगी, श्रेणी, जैसे हिमाद्री है। ठीक है, तो जो हिमाद्री के भी और नॉर्थ में पड़ रहा है, उत्तर में, वो है आपकी ट्रांस हिमालय। देखो, इस मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपके तिब्बत में ज्यादा हिमालय पड़ रहे हैं ना, ट्रांस हिमालय, जो ऑरेंज वाला आपकी जो लाइन जा रही है, तो ये है आपके ट्रांस हिमालय। ठीक है, समझ में आया। तो ट्रांस हिमालय से निकलती है आपकी सतलज नदी। अब देखो, ट्रांस हिमालयन नदियां जो है ना, दो और हैं। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी इंडस और एक हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये भी ध्यान रखना, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज जो है, ये तीनों आपकी कौन सी नदियां हैं? ये तीनों आपकी ट्रांस हिमालयन है। ये मैप में देख लो, देखो ये इंडस जा रही है, सतलज भी जो है ना ट्रांस हिमालय से निकल ली और थोड़ा आगे से, समझे, चाइना में पड़ता है। चाइना मतलब तिब्बत। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो, ये आपका करंट अफेयर्स है, टाइगर सेंसस। अब जो हाल ही का टाइगर सेंसस है ना 2024 के लिए, करंट अफेयर्स में जो भी हो तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ट्राइब से लेके, आपको पता है ना, जनजाति से लेके क्वेश्चन आता है कि कौन सी ट्राइब जो है कौन से राज्य में है। वही देखते हैं, बोले जरा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका खस। ठीक है, जो खस ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये आपकी पड़ती है मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में। फोर्थ वाला भी आपका करंट अफेयर से है, देखेंगे नहीं। पांचवा वाला देखेंगे, ये भी आपका ज्योग्राफी से आया है, मैपिंग से ही आ रहा है। ठीक है, ये ट्राइब का है, ये वाला आप मैपिंग समझ लो, रिवर समझ लो। और ये फिफ्थ वाला जो है ये आपका एग्जैक्ट मैपिंग ज्योग्राफी से। बोला जरा अलग अलग झील दे दी गई और कहाँ कहाँ पे वो है। देखो, जो साला लेक है ये पड़ती है आपके अरुणाचल प्रदेश, सीधा सीधा ऑप्शन। ठीक है, फिर आपकी जो भटकल लेक है ये आपकी हरियाणा में है, भड़कल लेक। ठीक, लोकताक लेक ये तो काफी फेमस है आपके मणिपुर पे, इस पे आपका एक नेशनल पार्क भी जो तैरता रहता है। और फिर है आपकी काली वैली लेक, ये आपकी तमिलनाडु में पड़ेगी। देखो, सबके सामने उनका करेक्ट आपका ऑप्शन दे रखा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। ठीक है, काला लेक अरुणाचल प्रदेश में, बड़कल लेक हरियाणा, लोकतक लेक मणिपुर और काली वैली लेक तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो लेक वाला है ना, ये आपको पढ़ के जाना है इस बार। फिर देखो, फिर करंट अफेयर क्वेश्चन। देखो, करंट अफेयर तो भाई हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिख ही जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर देखिए, ये फिर आपके ज्योग्राफी से, ये फिर से ज्योग्राफी से बोला क्या जा रहा है। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये गलत है। ठीक है, अहमदाबाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का, वस्त्र उद्योग का। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आता है आपका मुंबई। ठीक है, कौन है पहले नंबर पे? मुंबई है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? अच्छा, पहले नंबर पे मुंबई और सेकंड नंबर पे आपका अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आपको पता ही होगा, अहमदाबाद आपके गुजरात में, और वहां पे आपको काली मिट्टी दिखेगी, ब्लैक सॉइल, वहां कॉटन उगाने के लिए सबसे बढ़िया है। तो वहां कच्चा जो माल है ना, अहमदाबाद को जल्दी आसानी से मिल जाता है, पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं आसपास में खेती हो रही है कॉटन की। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला होगा। ए गलत है, बट आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था उससे लेके है। अच्छा, 2020 का जो पेपर की हम बात कर रहे हैं ना, ये हुआ था कोरोना वाले साल में, जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, अक्टूबर में था ये पेपर भी। ठीक है, और उस समय पे आपको करंट अफेयर जो है ना काफी देखने को मिलेंगे, कोरोना रिलेटेड भी। अब देखो, आपका ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ज्योग्राफी से। बोले जरा भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज। देखो, जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो है आपकी हिमाद्री। कौन सी है? हिमाद्री। ए वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है। सबसे पुरानी कौन सी? जो सबसे अगर पुरानी की बात करें तो वो है आपकी अरावली, सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे नई कौन सी है? वो इन ऑप्शंस के हिसाब से आपकी हिमाद्री है। ये फिर देखो आपका भैया किसका आया, आपका करंट अफेयर से आया। उस समय पे लेबोरेटरी जो है वो खुली होंगी कोविड 19 टेस्ट के लिए। बोले जरा कहाँ कहाँ पे खुली।
काम का है ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर काम के है ही नहीं। 2024 वाले के लिए अपने नए करंट अफेयर चाहिए। फिर नेशनल पार्क की बात हो रही है। देखो जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है ये है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक। फिर मोलेम नेशनल पार्क ये आपके गोवा में पड़ता है। कालेसार नेशनल पार्क ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। और बेतवा नेशनल पार्क ये आपका झारखंड में। अच्छा ये क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन भी आपका डिलीटेड है क्या ना। 2020 में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आयोग ने आपके डिलीट कर दिए हैं, जो यूपीपीएससी आयोग है उसने डिलीट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी थी। तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी थी, तो ये क्वेश्चन जो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसमें गड़बड़ी क्या थी कभी बाद में बताएंगे, तो अभी लेकिन आंसर उसमें जो आपका आंसर किए ना जो कोड दे रखे वो सही में नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये करंट अफेयर से आपका आया है, ठीक है। फिर ये 13 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका, ये हल्का सा गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि है क्या ना, आपका जो आयोग की आंसर की होती है वो हल्की फुल्की पहले आंसर की निकलती है, उसमें कुछ कमियां निकलती, फिर मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड वाले के हिसाब से भी ना ये क्वेश्चन जो है अभी तक जो है डिस्प्यूटेड चल रहा है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, डिस्प्यूटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये आपका करंट अफेयर है। फिर ये देखो अब सीधा क्वेश्चन 15 वाला देखना है। बीच में देखो अभी जो हमने शुरू किया है एक से लेके काफी क्वेश्चन जो है वो तो करंट अफेयर्स और ऐसे निकल गए, अब मेन जो है वो चालू होंगे, ठीक है, 20 से लेके चालू होने में। वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड बिटवीन, कश्मीर घाटी स्थित है। देखो जो आप कश्मीर देखते हो ना, घाटी क्या होता है पहली चीज तो ये समझो, वैली। मान लो दो पहाड़ जा रहे हैं, जैसे मान लो एक पहाड़ ये है एक पहाड़ ये है, इस पहाड़ के बीच में अगर जो आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ अगर कहीं नदी बह रही है या रोड बन रखी है या आपका जगह है जंगल, तो उसको हम लोग बोलेंगे घाटी बोलेंगे, ठीक है। ऐसी जो कश्मीर घाटी ये है आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच, ठीक है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है, ठीक है, समझ में आया, इन वाले याद रख लेना। ये फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आपको पता होगा 2020 में। फिर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है गंगा जो है, गंगा की एक सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई आपकी यमुना, ये गंगा। और यमुना की भी काफी सहायक नदियां हैं, ठीक, उसमें कौन कौन सी हैं, बेतवा, केन, सिंध, चंबल, ठीक। और बोला जा रहा है इनको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, जो यमुना की सहायक नदियां। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, यमुना का जो मैप है, ये मैप देखो। देखो ये गंगा जा रही है आपकी, ये यमुना जा रही है आपकी, कहाँ पे मिल रही है दोनों, इलाहाबाद प्रयागराज में मिल रही है। अब देखो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में यमुना की सहायक नदी कौन सी दिख रही होगी आपको, चंबल दिख रही होगी, ठीक है। फिर दिख रही होगी सिंध, फिर बेतवा दिख रही होगी और फिर केन दिख रही होगी। तो सबसे पश्चिम में कौन सी हो गई, चंबल हो गई, फिर सिंध हो गई आपकी, फिर बेतवा हो गई, फिर केन। समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। ये यमुना हो गई, इधर आपकी आई चंबल, इधर आपकी आई सिंध, फिर आई आपकी बेतवा, ऐसे करके, या अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर आई आपकी केन, समझे, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, पश्चिम से लेके पूर्व तक। अब देखो क्वेश्चन देखो भैया, आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सही होगा, सबसे पहले चंबल लगी, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, मतलब 4 3 1 2, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब देखो फिर करंट अफेयर का, बार बार करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं, ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी क्वेश्चन काफी देखने को मिले। पहले तो आपका बोला जा रहा है आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया, जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, और कौन सा किस देश में आता है। जो सही मैच नहीं है वो है आपका जर्मनी वाला, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मेंडी आपका क्षेत्र है ना, नॉर्मेंडी एरिया, ये आपके फ्रांस और स्पेन के आसपास है, ठीक है, फ्रांस में मान लो, जर्मनी में नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 21, इसमें बोला जा रहा है हमारे पूरे विश्व में कहाँ पर जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो खट्टे आपके फल होते हैं, जैसे खट्टे फल कौन से, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर विकसित है, तो सबसे ज्यादा विकसित है ये आपके मेडिटेरेनियन रीजन में। कहाँ पे, मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक। यह इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन रीजन होता कौन सा आपका, ये भी दिखा देना मैप में। ये भारत रहा, भारत चलना में वेस्ट की ओर, देखो वेस्ट की ओर चलोगे तो सबसे पहले कल बताया था ये, कल वाले पेपर में, ये आपको कैस्पियन सी दिखेगी, दिख रही, ये कैस्पियन सी है, ठीक है, सबसे पहले ये आपको कैस्पियन सी दिखेगी, फिर इधर दिखेगी ब्लैक सी, फिर ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास जो आपके क्षेत्र है ना, जो देश है मतलब मेडिटेरेनियन सी के आसपास, स्पेन, फ्रांस, इटली, ठीक है, यहाँ पर जो है ये होते हैं आपके मेडिटेरेनियन कंट्रीज, तो यहाँ सबसे ज्यादा उगता है सिट्रस। देखो फिर से आपका करंट अफेयर, तो देखो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ करंट अफेयर को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी पेपर में अगर बनते हैं किसी टॉपिक से,
वो करंट अफेयर से बनते हैं, ठीक है। और अभी भी आप देख चुके हो कि 1 से लेके 22 क्वेश्चन तक कितने हम लोगों ने करंट अफेयर्स के देख लिए। ये 18वां भी देखा अभी, ठीक है। फिर आपका 16th वाला था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना सीधा सीधा करंट अफेयर्स से होते हैं, तो उसको निगलेक्ट जो है ना भैया बिल्कुल भी ना करिए। अगला क्वेश्चन हो, इसमें वही करना है आपका, सुमेलित करना है, मैच दी फॉलोइंग करनी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे दिए गए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और देश। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का, ठीक है। इस देश में साइक्लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहला जो आपका साइक्लोन है वो है आपका बैगुइस, ठीक है। बैगुआ भी बोल सकते हो, बैगवो भी बोल सकते हो, बैगुइस भी बोल सकते हो। तो इसको नाम दिया जाता है फिलीपींस में, ठीक है। फिर हरिकेन, हरिकेन कहाँ पर इसको बोला जाता है? यूएसए में बोला जाता है, ठीक है। हरिकेन कहाँ बोलते हैं? यूएसए में। टाइफून कहाँ बोलते हैं? चाइना में बोलते हैं। और विली विली, विली विली तो काफी फेमस है, ये बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी वाला, ध्यान रखना। फिर देखिए, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये नहीं देखेंगे। इसको देखो, बोला चला ऑस्ट्रेलिया में एक आपकी पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, उसका नाम है डार्लिंग रेंज, ठीक है। क्या नाम है? डार्लिंग। इंपॉर्टेंट नाम से याद भी हो जाएगा। तो बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के कौन से तटों पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ये आपके जो डायरेक्शन है, वो जो तट है वो है आपका साउथ वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न होता है क्या डायरेक्शन? आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ पता ही होंगे। इधर हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, फिर ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम, और ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। तो जो ये वाला डायरेक्शन है ना, ये होता है आपका साउथ वेस्ट, समझे। काफी काम का है। ऑस्ट्रेलिया को एक बार मैप में देख लो, ऑस्ट्रेलिया काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स हैं ना उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, दिख रहा होगा। एक नॉर्दर्न टेरिटरी हो गई, क्वींसलैंड, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फिर आपका इधर तस्मानिया, ये भी जो है ये भी इनका एक स्टेट है, ठीक है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट पर्यावरण से क्वेश्चन। बोला क्या जा रहा है? विथ रेफरेंस टू यू, आपका यूट्रोफिकेशन, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, बताया जाए। तो इट डिक्रीजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको यूट्रोफिकेशन कहीं दिख रहा है तो वहां पे क्या ऑक्सीजन कम हो रही होगी, और अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, ये चीज सीधा सीधा बांध के रखो, ठीक है। बाकी जो जीव है, मछली, उनको ऑक्सीजन कम मिल रही होगी। इससे और क्या होता है? जो वाटर बॉडी है, जो आपकी नदी है, झील है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है इससे। क्या होता है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। अब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो है ना वो प्रदूषण ही करता है, ये मत समझो कि आपका वाटर बॉडी झील के लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदायक है। ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो भैया ये आपका बिल्कुल सही, दूसरा भी बिल्कुल सही, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो आपको पता होगा हमारी जो महासागर है उसमें भी धाराएं हैं, मतलब तो महासागर ओशन का पानी वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहता जाके, इसी को हम बोलते हैं ओशन करंट। बोले जरा इंडियन ओशन, हिंद महासागर से कौन सा संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अगुलहास करंट। कौन सा? अगुलहास धारा, इंपॉर्टेंट है। फिर आओ क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एनवायरमेंट का है। सीधा सीधा पता है क्या, इसमें साल पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। सबसे पहले बोले जरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए। देखो सबसे पहले जो एक्ट लागू हुआ ना, वो लागू हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1972 में, ठीक है। इसके बाद में लागू हुआ है, इधर भी लिख दे रहे 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ये हुआ आपका 1973 में। कब? प्रोजेक्ट टाइगर। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लागू हुआ, ठीक है। और फिर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जैव विविधता अधिनियम, ये लागू हुआ है आपका 2002 में, ठीक है। सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुआ वाइल्ड लाइफ, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोलॉजिकल। तो करेक्ट आंसर हो गया वाला, ठीक है। समझे? इसी वजह से क्या लेंगे हम लोग? सी वाला जो लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। बोला क्या जा रहा है? अलग अलग एथनिक ग्रुप दे दिया गया है और कौन से देश से। अब देखो ज्यूस तो आप सबको पता ही है, ज्यूस है आपके इसराइल से, ठीक है। ज्यूस कहाँ से मिलते हैं? इसराइल से मिलते हैं। फिर जो आपका टेढ़ा एथनिक ग्रुप है, ये है आपके लीबिया से। कहाँ से? लीबिया से। अगर बस इतना पता होता है ना, ठीक है, टेढ़ा जो है ये कहाँ से? लीबिया से, थर्ड वाला। तो आप कर लेते आराम से। क्या आपका ऑप्शन होता? सही, डी वाला हो जाता, 4-3 वाला, ठीक है। 4-3। और फिर भेजा कहाँ से? ये आपका इजिप्ट से है, और लुर कहाँ से? ईरान से, ठीक है। समझ में आया? तो एलिमिनेशन हो जाता है इसमें, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। लीबिया कहाँ पर है? मैप में देख लो भैया एक बार, पता नहीं होता है तो ये रहा भारत, भारत के एकदम अफ्रीका चलो नॉर्थ में, ये आपको दिखेगा लीबिया, ठीक है।
क्या दिख रहा है, लीबिया। क्या कैपिटल है इसकी, ये है त्रिपोली, और मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के बॉर्डर में ही देश है ये, समझे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र। क्या बोलते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र। एनवायरमेंट से ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वही ज्योग्राफी से कैपिटल पूछ लिया, अफ्रीका के देश दे रखे हैं, कौन सा सही मैच नहीं है। देखो मोरक्को का जो कैपिटल है वो है आपके रबात, ठीक है, बिल्कुल सही, मोरक्को का रबात। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, ठीक है, इनको मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो मोरक्को, मोरक्को ही दिखेगा नॉर्थ अफ्रीका में, रबात हो गया। अल्जीरिया का अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया, ये आपको ट्यूनीशिया देश दिखेगा, इसका क्या ट्यूनिस, ठीक है। तो सही मैच नहीं, वो बोला जा रहा है केप वर्डे का कैपिटल क्या है, बमाको, ये गलत है। केप वर्डे का क्या बोला जा रहा है, बमाको, गलत है। केप वर्डे कहाँ है, ये भी आपके अफ्रीका के पास में ही जो है एक आपका आइलैंड है, कौन सा, केप वर्डे। ये तो नहीं, ये रहा, सॉरी, ये आपके वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, तो नॉर्थ था, ये आपके वेस्ट, केप का केप क्या बोलोगे, वर्डी, ठीक है। इसका कैपिटल जो है वो है प्रियाया, प्रियाया, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोले जरा, सेव द सॉइल मिट्टी बचाओ मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। फिर क्या, साउथ अफ्रीका में जो पोस्ट मैसबर्ग एक जगह है, उसके आसपास की जगह, वो किस मिनरल, किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका पोस्ट मासबुर्ग एक जगह है और उसके आसपास की जगह साउथ अफ्रीका में, तो ये फेमस है आपके मैंगनीज के लिए, मैंगनीज के लिए। फिर एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, देखो अभी ज्यादातर किससे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप एनवायरमेंट से भी बोल सकते हो और साइंस से भी बोल सकते हो, दोनों का मेन। बोले जरा, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, हरित गृह प्रभाव के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा। देखो अगर आप लोग को लगता है ग्रीन हाउस गैस जो है सब अपने आप हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बराबर रखता है, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, मेंटेन इंसानों के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं जिस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है ना और तेजी से बढ़ रहा है। जब वो और तेजी से बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जो है, तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो ये ना ही होता, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना होता हमारे पृथ्वी पे, तो क्या हम जीवित रह पाते, सही से ना रह पाते, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता। ये बोला जा रहा है कितना कम, तो ये आप समझो -18 के आसपास रह तो लेते, लेकिन यार बहुत मुश्किल था -18 में रहना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए बनी नहीं है। फिर देखो अलग अलग माउंटेन बोला जाए, बोला जा रहा है कौन सी कंट्री में, पर्वत और देश। जो आपका एटलस माउंटेन है ये मोरक्को में दिखता है आपका, ठीक है। फिर किलिमंजारो तो सभी को पता रहता है, तंजानिया, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पता होगा। अच्छा, किलिमंजारो आपका तंजानिया। सिर्फ इतना होता तो आप लोग ए वाला जो है मार्क कर देते, आराम से मार्क कर देते। और जो आपका आपका पायरेनीज है ये आपके फ्रांस में है, ठीक। और फिर जो चिम्ब्रोजू है ये इक्वेडर में है। समझ में आया, आसान था कुछ। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमश एक निश्चित स्थान पर बदलता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीयर बोलते हैं, ठीक है, सीयर, SERE, सीयर बोला जाता है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैटिक एनवायरमेंट का है। फिर मलेशिया में जो आपकी किंता वैली है ये किस लिए फेमस है, किंता घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपकी टिन प्रोडक्शन के लिए, टिन उत्पादन के लिए। मलेशिया कहाँ पर है, मैप में देख लो भैया, क्लैरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन को बन भी सकता है। तो आपका यही साउथ ईस्ट एशिया में इधर आपको दिखेगा क्या, मलेशिया दिखेगा, ठीक है। मलेशिया की आपकी कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल है आपकी कुआला लंपुर, ठीक है। फिर बोले जरा, कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है ऐसा जो आयरन, जिसके पास आयरन है, Fe है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौ पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मायोग्लोबिन, साइंस का क्वेश्चन, मायोग्लोबिन। फिर देखो बोले जरा, कौन सा ऐसा देश है जो इक्वेटर से पास नहीं होता है, जो भूमध्य रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा जो इक्वेटर इस देश से होके नहीं गुजरती है। देखो गेबॉन से होके गुजरती है, सोमालिया से होके गुजरती है, गेबॉन सोमालिया से, इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा इनसे होके नहीं जाती है, से होके नहीं जाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, किससे नहीं जा रही बोला जा रहा है, किससे नहीं जा रही, तो 3 और 4 से। मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको, समझ में आएगा। देखो गेबॉन सोमालिया सब ये आपके इधर ही हैं,
इक्वेटर अफ्रीका में, ये तो ये लाइन दिख रही है ना डैश डैश, ये आपकी इक्वेटर है हल्की। तो गेबॉन भी देखो यहाँ से भी पास हो रहा है, गेबॉन से, सोमालिया से भी पास हो रहा है। अब देखो रवांडा, रवांडा कहाँ पर है, रवांडा देखो ये दिखेगा, ये है रवांडा। देखो रवांडा से क्या पास होता हुआ दिख रहा है, नहीं। फिर इक्वेटोरियल गिनी, ये थोड़ा ये और देश है सिवितुना सा, क्या इससे भी पास हो रहा है आपका इक्वेटर, नहीं। तो ये दोनों हो जाएंगे नहीं। तो ये समझो ये सब चीजें याद करनी पड़ती हैं कि इक्वेटर से कौन कौन से देश पास हो रहे हैं, इक्वेटर मतलब कौन कौन से देशों से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब पढ़ के जाना पड़ता है पहले, ठीक है। फिर क्या है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन बोला जाता है। फिर पॉलिटी का पंचायती राज जो है वो भैया संविधान के कौन से प्रावधानों में दे रखा है, पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, पार्ट्स भाग हैं, बता चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका पार्ट 9, 9th पार्ट में दे रखा है। फिर फायर अलार्म में क्या चीज का हम उपयोग करते हैं, फायर अलार्म में यूज करते हैं हम लोग फोटो सेल। ठीक, आगे चल के आगे देखते हैं। बोला जा रहा है जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, इसमें जो आपका तृतीय तल है, जो मतलब थर्ड टीयर है, कब ऐड हुआ। देखो संवैधानिक स्टेटस तो 1992 में दिया, लेकिन ऐड कब हुआ, 1993, 1993 में ऐड हुआ, ठीक है। फिर साइंस से क्वेश्चन आ गया, बोला जा रहा है इन पॉलीमर्स में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये चीज जरूर देख लेना, नॉट लिख के आना चाहिए, नॉट, ठीक है, नॉट वाले जो होते हैं ना गलत कर देते हो। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ये है आपका नियोप्रीन, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक है, नियोप्रीन। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये पॉलिटिक्स है, देखो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बताए क्या क्या कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है हमारे देश के अंदर ही, ठीक है, जैसे झारखंड को बिहार से अलग किया, नया राज्य बना दिया। जो राज्य उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, बाउंड्री आगे पीछे कर सकता है, तीनों काम कर सकता है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा काम वो नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कानून द्वारा संभव नहीं है, तो भैया वो नए राज्यों का प्रवेश नहीं करा सकता है। मान लो जो नए राज्य, मान लो बाहर से सिक्किम है, उसको प्रवेश कराना है, सिक्किम भी तो ऐड हुआ था ना, तो ये आर्टिकल 3 के तहत नहीं होगा, ये होगा आपका आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, ये। फिर ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, आपके पेट से, आपके स्टमक से, ठीक है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है। फिर देखो क्वालिटी से बोला जा रहा है इनमें से भैया इन लोगों को अगर हटाना है तो किसमें संसद का कोई भी रोल नहीं है, संसद की कोई भी भूमिका नहीं है। बार बार नई नई वाले क्वेश्चन आ रहे, नॉट वाले। आप लोग क्या करते हो ना, जिसमें भूमिका है वो वाली लगा लोगे, लेकिन बोला जा रहा है किसमें नहीं है। देखो अगर हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है तो उसमें संसद से पूरा प्रस्ताव पारित कराना है। कैसे पारित कराओगे, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों से कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जजों के लिए भी कराना पड़ता है, कैग के लिए भी कराना पड़ता है। बस यूपीएससी है जो आईएएस की परीक्षा कराता है, उसके जो चेयरमैन है उनको हटाना है ना, उसमें संसद का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं। इनको सिर्फ कौन, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, वो हटा सकते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, किसमें रोल नहीं है, वो आपका डी वाला, केवल 3 में। फिर देखो अगर हम लोग भैया पॉलिश्ड राइस खाओगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के निम्नलिखित क्या रोग हो जाता है, तो रोग होता है आपका बेरी बेरी, साइंस से क्वेश्चन। तो डिजीजेस वाले क्वेश्चन जो है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लो। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपके पंचायत है, पंचायतों का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, ठीक है, इसमें अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, तो ये करता है जो राज्य के निर्वाचन आयोग, ठीक है, डी। और जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग, वो करवाता है इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधायकों का भी, और विधान परिषद, ध्यान रखिएगा। फिर हमारी बॉडी में जो ब्लड कोगुलेशन होता है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट बनता है, देखो होता क्या है, मान लो आपको चोट लग गई, चोट लग जाती तो थोड़ी देर खून बहता है ना, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में जो खून बह रहा है वो अपने आप जम जाएगा, ठीक है, जो रक्त होगा ना वो जम जाएगा। तो वो जमना जरूरी है, नहीं जमेगा तो पूरा खून जो आपके शरीर से बह जाएगा। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है आपके विटामिन के की वजह, इंपॉर्टेंट है विटामिन के। फिर बोला जा रहा है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, हमारे संविधान में, इधर यार हिंदी का थोड़ा हल्का सा वो हो पाया है, प्रिंट मतलब जो स्कैन नहीं हो पाया, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है हमारे संविधान में, कौन सा आर्टिकल उसको बताता है, कोई भी नहीं बताता है, क्यों नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहली चीज तो इनका काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अधिकारी करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल इसलिए नहीं क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है ही नहीं। जो संवैधानिक निकाय होगा, जो संवैधानिक बॉडी होगी, उसी के बारे में तो संविधान में आर्टिकल दे रखा होगा।
क्योंकि जब ये संवैधानिक बॉडी है ही नहीं तो इसीलिए संविधान में इसका कोई भी आर्टिकल हमें नहीं मिलता। फिर और साइंस का क्वेश्चन है ये आपके मस्तिष्क को लेके, तो जो मस्तिष्क है आपका वो हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बिल्कुल सही है। तो हार्ट बीट हो रही है ना, ब्रेन करता है। फिर बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी ब्रेन जो है आपका वो जरूरी है, ठीक है, बैलेंसिंग द बॉडी, संतुलन बनाने। दोनों आंसर करेक्ट है। एनसीईआरटी पढ़ते तो ये आपका, अरे ये बी वाला गलती से लग गया, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका डिलीट कर दिया किसने, आयोग ने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं ना, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं सारे करेक्ट है, कोई गलत है ही नहीं इसमें, इसीलिए आयोग ने डिलीट कर दिया था। पता नहीं कैसे बना दिया था क्वेश्चन। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से किसे पाया जाता है, वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है। तो जो प्राप्त होता है वो है आपका हींग। हींग सुना है ना, किचन विचन में सुनते हो कि हींग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा फ्यूटिटा, क्या बोलते हैं, ऐसा फ्यूटिटा। तो ये आपका उससे निकलता है, पेड़ से निकलता है। फिर देखो आपके ये जो क्वेश्चन है ये भी पॉलिटी से है। तो नेशनल वुमेन कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके बारे में बात हो रही है। पहली चीज तो ये भी आपका संवैधानिक बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, वैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संसद ने बनाया हुआ है ऐसे कानून से, संविधान में नहीं मेंशन्ड है। अब इनके जो है आपके जो चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है, इनके जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में बात कर ली कि उनकी क्रोनोलॉजी में लगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि ये कोई पढ़ के जाता ही नहीं है, ठीक है। आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के जो चेयरपर्सन है उनको ऑर्डर में लगाओ, तो संवैधानिक बॉडी सिर्फ उसी का इंसान पढ़ लेता है। तो लेकिन तब भी क्वेश्चन है तो देखते हैं। देखो सबसे पहले बनी थी आपकी जयंती पटनायक, ठीक है। फिर बनी आपकी डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, ठीक है। फिर बनी आपकी डॉक्टर गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा। हिसाब से करेक्ट ऑर्डर उसका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कोई नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए टफ वाला, छोड़ दो, तब क्वेश्चन नहीं करके आने, कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है, ठीक है। 150 में सिर्फ 94 क्वेश्चन ही कट ऑफ लाना है। और इन सब 2020 वाले में तो मेरे हिसाब से सिर्फ 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन ही कट ऑफ गया था, 85 के आसपास। एक बार चेक कर लेना, 85 के आसपास ही गया। ये और फिर से साइंस से है। बोला जा रहा है इनवर्ट शुगर जो है वो स्वीटर होती है सुक्रोज से, ज्यादा मीठी होती है। सुक्रोज की अपेक्षा आपका जो शर्करा है अधिक मधुर होती है, तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर इनवर्ट शुगर वो कैसे मिलती है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलती है, ठीक है, जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों सही है, बी वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं। फिर देखो आर्टिकल 371 जे जो है, आर्टिकल 370 जो था ये तो आपका जम्मू कश्मीर से था, लेकिन जो 371 जे है ये है आपका हैदराबाद और कर्नाटका से संबंधित, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ना रहता, दिया रखा होता है। फिर देखो, फिर ये आपका साइंस केमिस्ट्री से आ गया। देखो साइंस अभी तक हमने क्वेश्चन ज्यादा किससे देखे, ज्योग्राफी से देख लिए, करंट अफेयर से, साइंस से बहुत देखे, एनवायरमेंट से और थोड़े से पॉलिटी से देखे, ठीक है। तो देखो सोडियम, सोडियम को क्या होता है ना, चाकू से आसानी से काट सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये मेंशन्ड होता है, सोडियम आसानी से चाकू से कट सकता है। अच्छा फोर्थ हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया। फिर जो आपकी मरकरी है, मरकरी जो है अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर तापमान की, तो उसमें वो लिक्विड होता है, ठीक है, पानी के फॉर्म में लिक्विड होता है। इसका दूसरा हो गया। सिल्वर, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अच्छा सुचालक है। फिर लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, बोले तेरा कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसमें पार्ट्स दे रखे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य विभाग 4A में है, राज्य भी पार्ट 6 में है, फिर सर्विसेज जो हैं सेवाएं वो पार्ट आपके 14 में, अटॉर्नी जनरल पार्ट 13 में नहीं है। तो यही सही आंसर है, सही मैच नहीं है। अटॉर्नी जनरल हमको देखने को मिलता है पार्ट 5 में, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका दे रखी है उसी का हिस्सा है। फिर बोले जरा कौन सा सब्सटेंस जो है वो सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। कृत्रिम, आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है। सिंथेटिक का मतलब होता है जो आप जिसमें आपने लेबोरेटरी में बनाया, जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रहा है। और बोले जरा कौन सा आपका कृत्रिम नहीं है, मतलब जो आप नेचुरली मिल रहा है। तो ये जो नेचुरली मिल रहा है वो है आपका फाइब्रोइन, ठीक है। नॉट बोला जा रहा है, नॉट सिंथेटिक। फिर देखो हमारा जो संसद है उसकी कमिटीज हैं बहुत सारी, समिति, सबसे बड़ी समिति है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, बी वाले। फिर आओ यूजेस पूछ लिए हैं। देखो ब्लू विट्रियोल किस लिए यूज होता है, ये होता है फंगीसाइड, फंजाइसाइड, फंगीसाइड फंजाइसाइड कुछ भी बोलो, कवकनाशी है, ठीक है, नीला तोता, कवकनाशी ब्लू विट्रियोल। इयोसिन जो है ये आपका रेड इंक है, ठीक है, इयोसिन रेड इंक है। सिल्वर आयोडाइड ये आपका आर्टिफिशियल रेन कराने का काम आता है, कृत्रिम वर्षा कराने का काम आता है। और जो जिंक फोस्फाइड है ये रोडेंटीसाइड है, मतलब चूहों को मारने के लिए, रोडेंट जो। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला, ठीक।
फिर देखो क्वेश्चन, अब इसमें बोला जा रहा है नागरिकता को लेकर कौन कौन से अनुच्छेद जो है संबंधित है, तो ये है आपका 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11, ये आपके सिटीजनशिप, देखो ये आपका करंट अफेयर का है। फिर देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा हल्का सा कंसेप्चुअल है, ठीक है, कुछ ही कुछ कंसेप्ट आते हैं, तो ये कंसेप्चुअल। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि चेंज चेंज भी अगर होने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, चेंज हो सकता है, और कंटिन्यूटी भी भैया हमारे संविधान में है, तो ये भी बिल्कुल सही। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भैया एलिमेंट्स जो है आपको मॉडर्न स्टाइल से भी मिलेंगे, ट्रेडिशनल स्टाइल और सेंट स्टाइल से भी मिलेंगे, ठीक है, आधुनिक शैली से भी, परंपरागत शैली से भी और संत शैली से भी, तो ये भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, थोड़ा हल्का सा कंसेप्चुअल था मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वहां पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपका करंट अफेयर से है। अब ये देखो, देखो किसी भी राज्य में होता क्या है ना, आपका जो जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं विधानसभा में, अब आपके जो मुख्यमंत्री बने हो, जो आपके बाकी मंत्री बने, जो मंत्री परिषद है, वो 403 का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है जो मंत्री बनेंगे, लेकिन न्यूनतम की भी संख्या रखी गई है, किसमें, राज्यों के मामले में, सबसे कम मतलब 12 से कम नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो गया आपका 12। बोला ये जा रहा था कि सबसे कम मिनिमम स्ट्रेंथ न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो वो 12 हो सकती है, 12 से नीचे नहीं जा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए ताकि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी हम लोग प्राप्त कर पाए, तो ये 2.1 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट आपका जो है काफी बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान में जो मूल ढांचा है उसकी जो सिद्धांत कब भैया सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये बताया था आपके केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस। फिर देखो मैं बोला जा रहा है अगर हमें भैया गरीबी जो है उसको मेजर करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों यूज करी जाती हैं, पहले स्थिर गणना विधि, हेड काउंट रेशियो, ये यूज होता है, ठीक है, कैलोरी इनटेक, कितना खाना खा रहा है, ये भी यूज होता है, फिर पूरा परिवार कितना खर्चा कर रहा है, ये भी यूज होता है, तो पहला दूसरा तीसरा यही से यूज होता है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही जा रही है पॉवर्टी एस्टीमेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। जो ऑप्शन है ना, ये जो आपके आंसर बता रहे हो एकदम आयोग की आंसर की के। फिर देखो इसमें ये डीपीएसपी, अब देखो डीपीएसपी में करना क्या होता है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल्स हैं और कौन कौन से डीपीएसपी दे रखा है, सिर्फ उसी को याद कर लो, तो जो आर्टिकल इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये आर्टिकल 48 वाला जो है सही मैच नहीं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, ठीक है, ये शायद आर्टिकल 50 है, मैं भी शायद थोड़ा हल्का सा कंफ्यूज हो गया हूँ, आर्टिकल शायद 50 है, ठीक है, एक बार आप इसको एक बार फिर से चेक कर लेना, आर्टिकल 50 है मेरे हिसाब से, अपने नोट्स में देख लीजिएगा। फिर ये आयुष्मान भारत योजना कोई फिर ये किससे, अटॉर्नी जनरल से महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, ये होते हैं आपके केंद्र सरकार के वकील, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया तो कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। अब इसमें है क्या, इनको नियुक्ति कौन करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति आपकी, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, तो पहले वाला जो है बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, इनको इतना सैलरी मिलेगी, रिम्यूनरेशन मिलेगा, पारिश्रमिक प्राप्त होगा, जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करे, नहीं है गलत है, जो कौन निर्धारित करे, जो आपका राष्ट्रपति ही करे, ठीक है, दूसरे वाला इसीलिए गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब इसमें बात हो रही सस्टेनेबल टूरिज्म, कोशिकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, किसी चीज को नुकसान ना हो, to manage tourism and environment while maintaining cultural integrity and ecological process, ये वाला सही हो, ठीक है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करें, ठीक है, किसी चीज को भी नुकसान ना पहुंचे, ना ही कल्चर को पहुंचे। फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारतीय संघात्मक है वो उसको अर्ध संघात्मक बोलते हैं, क्वासी फेडरल बोलते हैं, मतलब इसलिए बोला जाता है कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां है ना वो काफी ज्यादा है, किसकी, केंद्र सरकार की। फेडरल क्या होता है, जिसमें सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियां बटी हों, क्वासी फेडरल शक्तियां तो बटी हैं लेकिन ज्यादा किसकी हैं, केंद्र सरकार की हैं। फिर है आपका इंडिया के पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल सही है, जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसमें न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार है जिनको, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है, हैं दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका कौन सा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से, इसलिए देखेंगे नहीं। फिर देखो, अच्छा होता क्या है ना, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग का भी प्रावधान है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। लेकिन इसमें आपका पास क्या होगा, इसमें मान लो जो नॉर्मल बिल होता है ना, ऑर्डिनरी बिल, वही पास करवा सकते हो जॉइंट सिटिंग, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, सामान्य विधेयक। सोचो मनी बिल पास करा दो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भी आप इससे नहीं पास करा सकते हो, अलग अलग सदनों से ही पास कराना। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। अब देखो ये भी आपका उससे था करंट अफेयर से, क्योंकि उस समय बोला गया था $5 ट्रिलियन हमें कब तक चाहिए, 2024 तक चाहिए। बताओ 5 ट्रिलियन हो गई है या नहीं हो गई है। ये भी करंट अफेयर से कि केंद्र सरकार ने कौन कौन से कानून के तहत में कोरोना के समय में पावर काफी ले ली थी लॉकडाउन के समय। तो वो ली थी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, अंग्रेजों के जमाने का कानून था ये, ठीक है। दूसरे और चौथे से करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। फिर ये वाला 80 वाला, ये भी थोड़ा हल्का सा डिस्प्यूटेड है, इसको इसलिए नहीं देखेंगे, अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका पॉलिटी से है, इसमें आर्टिकल को मैच करना है। देखो सबसे मेन जो आपका आर्टिकल 61 है, ये जो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका दे रखा है, इम्पीचमेंट जिसे बोला जाता है, महाअभियोग, 61 उसी को लेके रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 61 है आपका 2 को लेकर रिलेटेड। फिर अगर हम देखें आपका आर्टिकल 67 भी, ये है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने को लेके। आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाने, और आर्टिकल 90 डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए। करेक्ट आंसर इसका हो गया आपका सी वाला। क्वेश्चन क्या है, ये आपको करंट अफेयर से लेके था, उस समय बहुत ये एनआईपी जो है काफी चला था, ठीक। अभी अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बोला जा रहा है जो आपकी संविधान सभा है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा था। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये अपनाया था आपका 22 जुलाई 1947 को, तारीख जो है काम की याद रखना। फिर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, अब जो रिसेंट की होगी उसको पढ़ के जाइएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ठीक है, तो ये है आपके लखनऊ में, होनी चाहिए। फिर ये फिर से आपका यूनियन बजट को लेके क्वेश्चन था, काम का नहीं, यूनियन बजट तो आपका 2024 से 25 है, तो देखिएगा उसकी डिटेल वीडियो जो है हमारे मेन चैनल पे SCS में बन चुकी है, ठीक है। फिर देखिए जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, तो ये मॉनिटर करता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो सही से चल रही हैं या नहीं चल रही, तो ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है आपका नीति आयोग के अंडर, ठीक है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, ये देखता है जो लंबे समय की जो पॉलिसीज है, नीति है, उनकी जो अनुवीक्षण करता है, ये आता है आपके नीति आयोग के अंडर। फिर इसमें पॉलिसीज को लेके देखो, ये डिलीटेड लिखा हुआ है ना, डिलीटेड है ये आपका, ये भी आपका करंट अफेयर से था। अब ये देखो ग्रीन हाउस गैस बोले जा रहे हैं, इनमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी नहीं है जो आपको एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नेचुरली मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, आपका किससे, साइंस से क्वेश्चन। फिर जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो यह है आपका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, परिचालन पर्यावरण। एनवायरनमेंट से लेकर क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा स्टैटिक स्टैटिक एनवायरनमेंट में ये सब चीजें दे रखी हो। फिर फिर देखो एक स्कीम है आपकी निधि, ये काम की है, ठीक है। तो निधि जो है इसलिए आपने बच्चों को स्टार्टअप स्टार्ट कराने के लिए, भैया स्टार्टअप अगर करना है आपको प्रारंभ करने के लिए, इसमें क्या है, इट्स एम इज टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट्स फॉर स्टार्टअप इन ईच ईयर, 20 छात्रों को हर साल जो है सपोर्ट करना। करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, क्योंकि स्टार्टअप करना है तो बिना पैसे के हो ही नहीं सकता। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये वर्ड किसने यूज किया था पहली बार, पारिस्थितिकी संक्रमण, ये यूज किया था आपके बेनेट ने करा था, बेनेट द्वारा। ये फिर से आपका यूनियन बजट का नहीं देखेंगे, 24-25 इंपॉर्टेंट है। फिर देखो बोला जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो वैश्विक ताप वृद्धि है, उसका क्या क्या प्रभाव है। देखो पहली चीज तो सी लेवल बढ़ेगा, जम आपका जो समुद्र का जलतल है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, ठीक है, बर्फ पिघलेगी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये भी हो गया, हिम नदी का पिघलना, पहला भी है दूसरा भी है। फिर बीमारियां और फैलेंगी, ठीक है, मच्छर वच्छर जो है, डेंगू मॉस्किटो, ये सब बीमारियां जो और फैलेंगी, ठीक, तीसरा भी हो गया। फिर जो कोरल रीफ्स होती हैं आपकी प्रवाल भित्ति, ये भी ब्लीच होंगी, इनका विरंजन होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाला, D4। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा हल्का सा कंसेप्ट था, कॉमन सेंस वाला था, कॉमन सेंस होगी तो कर लोगे। फिर जो ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, ये कौन लॉन्च करता है, तो ये करता है आपका वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा आपका ये क्या होता है, रिलीज होता है। फिर देखिए अलग अलग समिट दे रखी हैं, बोला जा रहा है इनको भी क्रोनोलॉजी में लगाओ। जो रियो अर्थ समिट है ये हुई है 1992 में। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है ये आई है आपकी 1987 में आई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1989 में है। फिर द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है 1972 में एनवायरमेंट को लेकर। तो ये ऑर्डर वाइज अगर लगाओगे, सबसे पहली जो है आपकी फोर्थ वाली है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, ठीक है, ये वाला जो है करेक्ट आंसर। तो रिपोर्ट्स जो है ये है मेन काम की। फिर देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी में लगाओ। जो नबार्ड है आपका, नबार्ड आपका भैया कब बना, ये बना आपका 1982 में। फिर जो आपका स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बना है 1990 में बना है। फिर ये किसान क्रेडिट कार्ड प्लान 1998 में, इकोनॉमी क्वेश्चन है। और रीजनल रूरल बैंक ये कब बने, 1975 में बने। करेक्ट आंसर हो गया ए वाला, ठीक है, सबसे पहले यही बना है। 4123। क्वेश्चन देखो, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो इनमें से किस राज्य के अंडर में फॉल नहीं करती, नॉट। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हिस्सा नहीं है हरियाणा का, ठीक है, सी वाला, हरियाणा का हिस्सा नहीं। बाकी उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान सबका हिस्सा है। स्किल इंडिया की बात हो रही है। स्किल इंडिया कैंपेन भैया आपके प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा था, कब करा था, 2015 जुलाई में, तो बिल्कुल सही है। इसका मेन आपका उद्देश्य क्या है, सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना, नहीं, ठीक है, स्किल देना ऐसा नहीं है। इसका मेन है कि स्किल हमें देनी है जो जो ऐसी जॉब्स है जो मार्केट में चाहिए, ठीक है, मार्केट में जिस जिन जॉब्स की डिमांड है उस चीज को लेके स्किल देंगे तो फिर जॉब जो है लग जाएगी। दूसरे वाला गलत है, सिर्फ पहले वाला सही। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में आया, ये भी करंट अफेयर है क्वेश्चन। फिर क्या बोला जा रहा है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुराणास। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, तो ये कहा गया आपका इक्ष्वाकुस को, ठीक है, इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु भी बोल सकते हो। फिर क्या है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, किस कमेटी ने, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के तहत। ये थी आपकी अलग कमेटी, ठीक है, अलग। क्वेश्चन देखो, फिर मौर्यन एज में भैया एक आपके अधिकारी थे एग्रोनोमाई, ठीक है, एग्रोनोमाई। बोले जरा किस फील्ड को लेके थे, तो ये थे आपका मैनेजमेंट, जो प्रशासन में प्रबंधन होता था को लेके। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन अब दिख रहे हैं हमें। फिर क्या है, तो बोले जरा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी बच्चे पढ़ते हैं भी, इकोनॉमी का कंसेप्ट है। बोले जरा इसमें क्या क्या चीजें नहीं लेते हैं, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली जाती है, जीवन प्रत्याशा कितने साल तक जीवित रहोगे, शिक्षा कितनी है ये भी लिया जाएगा, पर कैपिटा इनकम भी लिया जाता है, सामाजिक असमानता नहीं लिया जाता। करेक्ट आंसर डी वाला, सामाजिक असमानता। फिर ये महाजनपद दे दिए गए, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कौन सी महाजनपद की कौन सी भैया कैपिटल है। जो आपका मत्स्य था इसका कैपिटल है विराटनगर, कुरु का है आपका इंद्रप्रस्था, सुरसेना का है मथुरा, और अस्मक का है पोता। करेक्ट आंसर सी वाला, ये तो उसमें पढ़ते ही हो आप लोग महाजनपद में। कल्चरल पोवर्टी गरीबी की संस्कृति, ये किसने बताया, ये बताया आपके ऑस्कर ल्यूइस ने, ऑस्कर ल्यूइस ने इसके बारे में बताया। फिर आओ चोलास को लेके बात हो रही है, एंशियंट हिस्ट्री की बात है, चोलास जो आपके साउथ इंडिया में थे। तो बात क्या बोला जा रहा है, हमें चोलास को लेके काफी ज्यादा जानकारी, उनके पुराने जो लोग राजा थे, उनके पुराने जो वंश थे, डायनेस्टी थी, उनको लेके मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रीडिसेसर्स, उसके पहले वालों के मुकाबले चोला लोगों को लेके काफी हमारे पास जानकारी, बिल्कुल सही है। फिर क्या, चोला जो रूलर्स थे उनकी एक आदत थी, जब भी कहीं पे वो जीतते थे ना तो वो दीवारों पे इंस्क्रिप्शन गड़ा देते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे दीवार दीवार में पत्थर से लिख देना, ठीक है, फिर वो हमेशा रहता है, ठीक है, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इंस्क्रिप्शन गाड़ देते थे। आर वाला भी बिल्कुल सही है, जो हमें जानकारी है ना इनके बारे में इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है ना काफी बनाए हैं। ए, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो। फिर देखो, फिर क्या है, ड्यूरिंग द मिड 80s डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एट लार्ज, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है उसके नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहे हैं पर्यावरण को लेके, तो ये सब बहुत डिस्कशन में था। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सच इंपॉर्टेंट। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था, तो महत्वपूर्ण जो नहीं था वो था आपका पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट, राजनीति, बाकी सब के बारे में बात होती है।
फिर आपको पता है ना भीमबेटका केव्स हैं, ठीक है, एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो बोला जा रहा है कौन सा पहला इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, भारतीय पुरातत्ववेत्ता, जिन्होंने ये पेंटिंग को डिस्कवर किया था, जो पहली बार इस भीमबेटका केव्स में गए थे, वो थे आपके वीएस वकानकार, वीएस वकानकार, ठीक है, जो पहली बार गए थे, उन्होंने डिस्कवर की प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। प्री हिस्टोरिक क्या होता है, जो ऐसा हिस्ट्री का ऐसा पीरियड जहां पे हमें लिखी हुई बातें नहीं मिलती, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ये आपको करंट अफेयर से ये देखेंगे नहीं। एंशियंट हिस्ट्री, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ गया। बालू कहाँ पर है, ये है आपके हरियाणा में, ठीक। फिर मांडा कहाँ पर है, मांडा आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, ठीक है। पादरी कहाँ पर है, ये है आपके गुजरात में, हुलास पड़ेगा उत्तर प्रदेश। हो गया क्वेश्चन। देखो सस्टेनेबल रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में बात चालू हुई, लेकिन वो रिपोर्ट कौन सी थी, तो रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, ऐसा विकास करना है जिससे हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो, मतलब सब कुछ हम लोग खराब करके ना चले जाएं, ठीक। फिर देखो आपके मुल्तान के जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में बात हो रही है। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय ह्यून सांग, अबू जैयद, अल मसूदी एंड अल बरूनी, ठीक है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्यून सांग, अबू जैयद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है, बिल्कुल सही है। तो पिलग्रिमेज टू सांबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, सांबापुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित, बिल्कुल सही, दूसरे वाला भी करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक। अटल इनोवेशन मिशन ये उस समय आया था, काम का नहीं। फिर ये देखो 1919 में भैया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई, उसमें भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि को भेजा, तो भारत सरकार कौन थी, अंग्रेजों की थी। पूरे जरा कौन प्रतिनिधि थे, तो ये थे आपके एनएम जोशी, ये वाला, ये सही है। फिर एक बुक लिखी गई है साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में लिखी गई है, जब प्रकाशित हुई है, ठीक है। किसने लिखी, ये लिखी है आपकी रेचल कार्सन, रेचल कार्सन। फिर एक ट्रीटी 1748 में मॉडर्न हिस्ट्री से एक्स ला चैपल की हुई थी, किसके किसके बीच, फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच, इनके बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद में खत्म। तो क्या था, कर्नाटिक जो पहली कार्नेटिक युद्ध था तो समाप्ति हुई, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास जो है फिर से वापस मिल गया, ये भी बिल्कुल सही। पहला भी सही, दूसरा भी सही, अंग्रेजों को मद्रास जो है फिर से वापस प्राप्त हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, कि मद्रास तब तक फ्रांसीसियों के पास चला गया। अगला क्वेश्चन देखो, बोला जरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, क्या उसमें क्या चीज़ नहीं आती है। देखो पूरक पोषण आता है, टीकाकरण इम्यूनाइजेशन ये भी आएगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा न्यूट्रिशन हेल्थ ये भी आएगा, फैमिली प्लानिंग नहीं आएगा, करेक्ट आंसर हो गया डी वाली। फिर देखो ये क्वेश्चन ना मैच करना आसानी से हो जाता है एलिमिनेशन से, अगर आपको सिर्फ ये पता होता ना इंडियन आर्म्स एक्ट, ये तो पता ही होता अगर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878 में आया था, 18, अगर पता होता तो आराम से आप ये जो है बस पहले का दूसरा इसी में दे रखा है तो आराम से हो जाता, बाकी सब जो है सही है। मतलब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में, हाई कोर्ट एक्ट कब 1861 में, डाइवोर्स एक्ट 1860, बाकी ज़्यादा नहीं पता होते, आर्म्स एक्ट पता होते तो आराम से कर ले। फिर देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो आपकी नगरीय सभ्यता थी, अर्बन थी, अर्बन शहरी। लेटर वैदिक उत्तर वैदिक समाज जो था वो कैसा था, कृषक था, उसमें वहां पे कृषि जो है ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लगा, ठीक, बिल्कुल सही। ऋग्वैदिक था चारागाह, ठीक है, पेस्टोरल मतलब भेड़ जो बकरियां उनको चराना। मिडिवियल पीरियड में जमींदारी लैंडलॉर्डिज्म चालू हो गया, करेक्ट आंसर हो गया डी वाला। अच्छा क्वेश्चन। सिक्किम को भारत में किसने मर्ज कराया था, ये कराया था आपके लॉर्ड डेलहाउसी ने। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा टफ आया, यूपी सेंसस को लेके आया, बोला जा रहा है जो कानपुर और लखनऊ जो नगर है वो किस जनगणना वर्ष में मिलियन सिटीज बने, मिलियन सिटी का मतलब होता है 10 लाख लोग किसी शहर में हो, तो ये बने थे आपके 1971 और 1981 के तहत, सी वाला। लेकिन इतना यार कोई पढ़ता थोड़ा ना, ये क्वेश्चन को क्या करना था, इसको लीव कर देना था, छोड़ देना था, ठीक है। ये क्वेश्चन के पीछे भागना ही था, भागना ही नहीं था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते जबरदस्त, इनको अटेंड ही नहीं करना। फिर देखो देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन में, गोलमेज सम्मेलन, टोटल 3 हुई थी, उसमें बोला जा रहा है जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें महात्मा गांधी भी गए थे, बोला जा रहा है किसने अटेंड नहीं करी थी, तो ये अटेंड नहीं करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किसने,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आओ, ये आपके कास्ट को लेके सब पूछ लिया गया। जो जजमानी सिस्टम है ये चलता था आपके नॉर्थ इंडिया में। 12 बलूट ये चलता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आपका मिरासी कर्नाटका में, एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं सही है, जजमानी नॉर्थ इंडिया में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी आपका कर्नाटका में, और जो अडाडे है ये चलता है आपका तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर बी वाला हो। फिर देखो फिर क्या बोला जा रहा है, अलग अलग बुक दे दी गई और अलग अलग राइटर है। स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी लाला लाजपत राय ने लिखी। गीता रहस्य ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। नेशन इन वेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वाला सही। अगला मार्जिनल मैन ये किसने बताया? ये रॉबर्ट ई पार्क ने बताया। काफी फैक्चुअल, देखो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, फैक्चुअल क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। 2023 वाले पेपर से ना मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में फैक्चुअल क्वेश्चन ही की भरमार है। हम लोग को लगता है कंसेप्ट आना चाहिए, देखो कंसेप्ट तो आना चाहिए, ठीक है, तभी फैक्ट याद भी होता है, लेकिन कंसेप्ट जो एप्लीकेबल है वो मेंस के लिए ज्यादा। यहाँ पे सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर 1755 में मैसूर में फैक्ट्री किसने लगाई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में दिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक सशस्त्रगार की स्थापना की थी? ये करी थी आपकी हैदर अली ने। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी। ठीक। फिर देखो ये डिलीट कर दिया गया, चलो काम का नहीं। देखो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अलग अलग भैया भारत में क्या करा, भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू करी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करा था। फिर इस वजह से क्या हुआ, डिफरेंट क्लासेस चालू हो गई इंडियन पीजेंट्री में, जमींदारी वर्ग, किसान, कुछ अमीर किसान थे, कुछ गरीब किसान, ठीक है, अलग अलग वर्ग वो आपके चालू हो गए। बिल्कुल दोनों सही हैं। अरे और ये आर वाला ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट आंसर हो गया आपका करंट अफेयर। सही है, हम देखेंगे नहीं। फिर देखो ये सब बुक है आपके मिडीवल इंडिया की बताना है, तो सबसे पहले लिखी गई आपकी किताबुल हिंद, सबसे पहले नंबर पे, मतलब ऑर्डर वाइज देखा जाए। फिर पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर आपकी लिखी गई है तबक्कत ई नासिरी। फिर फतवा जहानदारी। करेक्ट ऑर्डर आपका थर्ड वाला हो, डी वाला हो गया, ठीक है। किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, ठीक है, फिर आपका फतवा नहीं, फिर आपका तबक्कत नासिरी, और फिर फतवा जहानदारी को डिलीट कर देना। मैंने अपने लिए लिखा था, आप लोग कंफ्यूज देखते हैं क्या, ये आपका करेंट अफेयर से है फिर से। फिर ये देखो बोला जा रहा है जब औरंगजेब ने गोलकोंडा के किले को कब्जाया था तब उसका रूलर कौन था, उसका शासक कौन था? 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? ये थे उस समय पे अबुल हसन कुतुब शाह। ये वाला ये आपका भैया करंट अफेयर से था, काम का नहीं है। तो ये मिडीवियल इंडिया से है। अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बिल्कुल सही है। लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। तो दूसरे वाला है ना, ये गलत है कि पूरी फ्रीडम दे दी, ये गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला, ठीक है। ये देखिए करंट अफेयर से हम का है नहीं हमारे। फिर देखो अधिकारी दीवान ए तन, ये क्या करता था? ये जागीर व वेतन को देखता था, थर्ड वाला। फिर मुस्तरफी, मुस्तरफी का क्या काम था? ये इनकम को देखता था, राज्य की आय व्यय का आपका निरीक्षण कर। फिर मुशरिफ, मुशरिफ ये क्या करता था? लुक आफ्टर द ऑफिस, कार्यालय को संभालने, ठीक है। फिर वाक्यान्विस ये करता था आपके जो फायर प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध। करेक्ट आंसर बी वाला। ऑफिसर्स की लिस्ट जो है ना, देखो ऑफिसर वाली लिस्ट जो है ये हमने अधिकतर हरी पेपर में देखी है। तो मिडीवियल इंडिया में जो जो ऑफिसर थे, ये टॉपिक जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको तो आखिरी में कर जाना, थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन डेली 15-20 मिनट करोगे तो हो जाएगा यार, करना प्रैक्टिस करना। ये भी करंट अफेयर है। तो जरा कौन सा सही मैच नहीं है, सही नहीं है वो आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इनकी जो दरगाह है ना ये मुल्तान में नहीं है, ये कहाँ पर दिखेगी? दिल्ली में दिखेगी। निजामुद्दीन स्टेशन सुना है ना दिल्ली में, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया, दरगाह भी है वहाँ। देखिए ये भी करंट अफेयर है। ये देखो इसमें मुगल आपके काल में एक नहर थी उसके बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज, ठीक है, फिरोज शाह के बारे में बात हो रहा है, तो राज रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके करा गया? तो ये थी आपकी कौन सी नहर?
शहाब नहर, ठीक है, शहाब नहर। फिर देखो ये करंट अफेयर से काम का नहीं। किताब ई नौरस का ऑथर कौन है? किताब ई नौरस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आपके इब्राहिम आदिल शाह टू। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको हमारी लिस्टिंग मटेरियल में ना मिल जाएगा हर जगह पे, ये हम लोग ये सब ऐसे, सर क्या काम था उन ऑफिसर का, ठीक है। ये भैया किसान रेल, ये करंट अफेयर से काम का नहीं। फिर ये भी करंट अफेयर से था लेकिन तब भी देख लो 2018 का था। मेजर सोलर पावर प्लांट भैया हमने यूपी में आपका बनाया है फ्रांस की मदद से। कहाँ बना है? मिर्जापुर में। करंट अफेयर से देखो, और देखो ये भी करंट अफेयर से आ गया, जो समिट हो रखी थी 2019 से लेके 20 तक, कौन सी समिट कहाँ पर हुई है, एक आइडिया ले लो। अभी जो समिट हुई है, जो करंट अफेयर से आप लोग पढ़ोगे ना, किस स्थान पर हुई है, किस प्लेस में हुई है, कौन सी समिट, तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। वो सम्मेलन कौन से स्थान पे हुआ है, इसको लेके जो है ना देख लेना प्लेस, ठीक है। उस समय पे रामसर की कुछ साइट्स जोड़ी गई थी, कितनी जोड़ी थी? 6 और जोड़ी थी। ये काम का हो गया। फिर देखो ई लोक अदालत भैया कोविड-19 में स्टार्ट होता, करंट अफेयर से देखेंगे नहीं। फिर ये देखो 150 वाला आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बस 2 मिनट और रुक जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट द नेटिव टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं? कौन सी ट्राइब? तो कौन जो नहीं है वो है आपकी रेंगमा ट्राइब, ठीक है, रेंगमा। बाकी जो सब है ना ये सब अंडमान निकोबार की, रेंगमा नहीं है, ठीक है। तो ट्राइब वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर अंडमान निकोबार की बात करें तो देख लो जरा, इधर देखिएगा अंडमान निकोबार, ठीक। में आपका कैपिटल कौन सी है अंडमान निकोबार की? वो कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान। ऊपर अंडमान आइलैंड है, नीचे निकोबार है, लेकिन साथ ही में बोल। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? वो आपका इंदिरा पॉइंट, ये दिख रहा होगा, ठीक है, जो डूब गया था 2004 सुना। भारत मेन लैंड का सबसे दक्षिण पॉइंट तो ये है आपका कन्याकुमारी। पूरे भारत का तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। देखो इतने ही क्वेश्चन थे, समझ में आया होगा। 2024 के लिए कैसे तैयारी करनी है? फैक्चुअल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मिडीवल इंडिया में ऑफिसर्स, साइंस को निगलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, इसमें पॉलिटी से भी थे, करंट अफेयर से भर के आ रहे हैं भैया। तो करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहो, डेली 2 घंटा पढ़ो। अब सितंबर तक की आपके करंट अफेयर, जनवरी से सितंबर तक करो 2024 के लिए। 2 घंटा जो है ना डेली, हर महीने की मैगजीन उठा लो। मैगजीन उठाना है, डेली डेली नहीं पढ़ना है, मतलब डेली वाला न्यूज़ अब पढ़ो। जनवरी की उठा लो, फिर फरवरी, फिर आपका फिर मार्च, ऐसे उठाते चलो। 2-2 दिन लगेगा, मतलब 4 घंटे में 1 महीने की हो जाएगी अगर अच्छे से पढ़ते हो। ये यही वीडियो खत्म करते हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, सिलेक्शन मटेरियल अगर चाहिए, लिस्टिंग वगैरह, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।